हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था लेमाटिक्स। आज हम इसके अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट था। जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे वो एक ब्रिटिश के रहने वाले नेचर के नेचुरलिस्ट जो नेचर की जानकारी रखते थे। इन्होंने प्रसिद्ध बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डार्विन की बुक का क्या नाम है। मेडिकल पर्पज से भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डार्विन की बुक का नाम बताइए। तो बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आगे से इसको याद रखना। C.R. डार्विन 12 फरवरी 1809 को श्रॉसबर्ग इंग्लैंड में पैदा हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपनी वहीं पर प्राप्त की थी। मतलब जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो इंग्लैंड में। डार्विन को पोइट्री, हिस्टोरिकल प्लेज आदि का काफ़ी शौक था। उन्होंने मिनरल एंड इंसेक्ट्स को कलेक्ट करने के अलावा पक्षियों की हैबिट्स का भी ऑब्जर्वेशन किया था। 1831 में डार्विन को HMS बीगल नामक शिप पर, जो एक शिप था जिस पर इन्होंने अपनी पूरी यात्रा की थी, भ्रमण का के लिए मौका मिला था, उस जहाज का क्या नाम था? HMS बीगल नामक शिप पर विश्व भ्रमण का मौका मिला था। डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान असंख्य जीव जंतुओं का अध्ययन किया, जिसमें उनको अनेकों समानताएं एवं असमानताएं दिखाई दी। उन्होंने यह भी देखा कि उनमें से कुछ विभिन्नताएं उनकी संतानों में भी वंशागत हुई। डार्विन T.R. माल्थस के पॉपुलेशन पर लिखे गए निबंध से प्रभावित हुआ था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि पॉपुलेशन जियोमेट्रिक रेशो में बढ़ती है। डार्विन ने अपनी एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859 में लिखी थी। जिस समय डार्विन ने नेचर का अध्ययन किया, उस समय एक अन्य वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी नेचर का अध्ययन करके अपने विचार पब्लिश कराए। ये विचार डार्विन के विचारों जैसे ही थे। बाद में दोनों ने मिलकर एक जॉइंट पेपर पब्लिश कराया और उसे लंदन की लिनियन सोसाइटी के समक्ष रखा। इसके बाद लोगों ने दोनों के व्यूज की समानता को समझा। प्रिंसिपल ऑफ डार्विन। डार्विन के अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो उन्होंने निम्न प्रिंसिपल दिए। डार्विन के सिद्धांत डार्विनिज्म को वेलेस द्वारा तैयार किए गए चार्ट के रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन थे, उसके फैक्ट क्या थे, डिडक्शन यानी उनका क्या निष्कर्ष था। तो फर्स्ट बात करते हैं एनरोमस फर्टिलिटी
and overproduction of offspring. Next, total number of survivors roughly constant. इसका निष्कर्ष क्या निकला? स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन. नेक्स्ट, struggle for existence, variation and heredity terms. निष्कर्ष क्या था इसका? डिडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. नेक्स्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कंटिन्यू चेंज इन इनब्रेड, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन लीडिंग टू स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. अब बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व. जो फैक्ट था उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? फर्स्ट क्या थी? एनॉर्मस फर्टिलिटी एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. डार्विन का यह मानना था कि सभी लिविंग प्राणियों में प्रजनन की बहुत अधिक क्षमता होती है. सभी प्राणियों में अपनी जैसी संतानों के उत्पादन की आंतरिक इच्छा होती है जिससे उनकी जाति या वंश चलता रहे. एग्जाम्पल, एक रैबिट 1 लीटर में 6 संतानें होती हैं और 1 वर्ष में 4 लीटर बनते हैं तथा प्रत्येक यंग में 6 माह की आयु पर ही ब्रीडिंग प्रारंभ कर देता है. लीटर का मतलब यहाँ पर तोलने से नहीं है, नापने से नहीं है. लीटर का मतलब है जो उनका जनन काल होता है, जनन होता है, ब्रीडिंग होती है, उसमें जो यंग वंश का प्रोडक्शन होता है उनकी संख्या 6 होती है और 1 वर्ष में कितने बार होता है? 4 बार वो जनन कर सकता है. मतलब जो खरगोश है आपका वो 1 साल में 4 बार ब्रीडिंग कर सकता है और जो उनसे बच्चे देने की जो क्षमता है, बच्चे बनने की जो क्षमता है वो 1 बार में कितनी होती है? 6 गुणा 4 कितना होगा? 24. तो 1 साल में वो कितने यंग वंश यानी अपने बच्चों को जन्म दे सकता है? 24. तथा प्रत्येक यंग वंश में 6 माह की आयु पर ही ब्रीडिंग प्रारंभ कर देता है. मतलब जैसे ही वो 6 महीने का होगा, जो बच्चा होगा वो 6 महीने का कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसमें गोनाड्स डेवलप हो जाते हैं. गोनाड्स का मतलब उसमें जो मेल्स एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं. उससे मेल एंड फीमेल्स जो स्पर्म तथा ओवा होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं जिससे उनमें फर्टिलिटी प्रारंभ हो जाती है. यदि सभी संतानें सरवाइव करें तो एक क्षेत्र में एक समय में उनकी संख्या हजारों में दिखेगी. एलिफेंट को सबसे धीमी गति वाला ब्रीडर माना जाता है जिसमें ब्रीडिंग 30 ईयर की यानी 30 साल की उम्र में प्रारंभ होकर 90 से 100 साल तक चलती रहती है. मतलब जो हाथी है उसमें जो ब्रीडिंग पीरियड होता है, जैसे आज यंग वंश बना वो आज से उसका जन्म हुआ तो उसके 30 साल बाद उसमें जनन प्रारंभ होगा और कब तक चलता है? 90 से 100 साल तक चलती रहती है. इस अवधि के दौरान इसमें 6 संतानें बनती हैं. डार्विन ने कैलकुलेट करके यह बताया कि सभी संतानें जीवित रहें तो 750 ईयर बाद एक जोड़े से 10 मिलियन एलिफेंट का प्रोडक्शन हो जाता है. यह स्थिति सबसे स्लोएस्ट ब्रीडर की है. तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन एनिमल्स में ब्रीडिंग रेट हाईएस्ट होगा तो इतनी संतानें पैदा होंगी कि जिन्हें काउंट कर पाना असंभव है. मतलब एक हाथी का जो जोड़ा है उससे 750 वर्षों में कितने एलिफेंट बनेंगे? यानी 10 मिलियंस. तो हम बात करें अगर रैबिट की जो कि 1 साल में 24 बच्चे देता है, हाथी एक जोड़ा जो है वो 30 साल में मैच्योर हो पाता है, उससे 10 मिलियन बन रहे हैं. और जो एक रैबिट है 1 साल में 24 दे रहा है तो 750 साल में 100 साल में भी लगाया जाए तो कितना हो जाएगा? तो उसको काउंट करना भी संभव नहीं है.
यानी जो 24 बने रैबिट एक साल में, अगर वो 24 के 24 जीवित रह जाएं, तो जो पहला जो होगा, पहला जो सेशन होगा, यानी फर्स्ट जो होगा आपका, उसमें 6 बच्चे हुए, ठीक है। 6 महीने के अंदर वो मैच्योर्ड हो गए, उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो 3 महीने बाद जो एक पेयर था उससे 6 बने, वो नेक्स्ट 6 मंथ बाद उससे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड वाला था बना 6 का पेयर, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद जो फोर्थ वाला बना उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया 6 महीने बाद। अब जो 6 महीने पहले, एक साल पहले जब ब्रीडिंग हुई थी उसकी, उसका जनन हुआ था, उसने तब तक कितने बना दिए? 24, 12 बना दिए। तो ये इसको काउंट करवाना असंभव सा है एक तरीके से। बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सर्वाइवर्स रफली कांस्टेंट। ओवर प्रोडक्शन के बावजूद जीवित रहने वाले प्राणियों की संख्या लगभग कांस्टेंट रहती है, जिसका अर्थ हुआ कि जिस दर से संतानों का प्रोडक्शन होता है वह दर नेचर में दिखाई नहीं देती। अर्थात नेचर में कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोल होना चाहिए जिनसे संतान उत्पादन सीमित रखता है। एग्जाम्पल, सैसिला की लाइफ हिस्ट्री में अंडों की संख्या 3000 से 3500 तक होती है तथा एक अंडे से प्रारंभ करके अंत में 1000 सर्करिया लार्वी अर्थात 1000 एडल्ट सैसिला के बन जाते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि जितनी भी लार्वी बनी है सभी को लाइफ हिस्ट्री आगे बढ़ने हेतु प्रॉपर होस्ट मिल सके। अर्थात जिन लार्वी को होस्ट मिल जाता है उन्हीं से लाइफ हिस्ट्री आगे बढ़ जाती है और जिन्हें नहीं मिल पाता वह समाप्त हो जाती है। अर्थात नेचर में संतानों का एक बैलेंस बना रहता है। तो आज हमने न्यू डार्विनिज्म को डिस्कस किया, कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।